So when something is important enough, you do it, even the odds aren't in favor of you. We are starting our session with the Elon Musk motivation. We will discuss the previous year's question of the NEET PG 2023 of medicine. Were asked. So the first question which was asked about एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, पहला क्वेश्चन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस के ऊपर पूछा गया था. इट इज अ क्रोमोसोमल इन्फ्लेमेटरी डिसीज अफेक्ट द स्पाइन एंड द सैक्रोइलियक जॉइंट. यंग मेल्स में देखा जाता है. स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद HLA-B27. पेशेंट की हिस्ट्री यहाँ पे टिपिकल रिकरिंग बैक एक हो रहा है, वर्सन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इंप्रूव्स ऑन द एक्सरसाइज. एसोसिएटेड कंडीशन क्या है? एंटीरियर यूवेटिस, एओर्टिक इनकम्प्लीटनेस एंड कार्डियक कर्लोक. एक्सरे में अर्लिएस्ट साइन क्या दिखेगी? अर्लिएस्ट साइन है इरोजन ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट एंड स्क्वेरिंग. फर्स्ट साइन है अर्लिएस्ट साइन. देन क्या दिख सकता है एक्सरे में? स्क्वेरिंग ऑफ द वर्टिब्रा ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द नॉर्मल एंटीरियर कनकेविटी ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी. देन बाम्बू शेप्ड स्पाइन दिखेगा ड्यू टू ब्रिजिंग ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा. देन हमें हाइपर गाइफोसिस भी दिख सकता है. इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का? इसका है डिश, डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल. जो डिश है उसमें HLA नेगेटिव होगा और जो पेशेंट की एज है ओल्डर पेशेंट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम. तो इट इज रिलेटेड टू डायलिसिस और डिसइक्विलिब्रियम कुछ हो रहा है, ऑल्सो नोन एज रिवर्स यूरिया इफेक्ट. इट इज एन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन स्पेशली इन द फर्स्ट टाइम डायलिसिस पेशेंट. तो पहली बार जब कर रहे हैं कोई भी पेशेंट में डायलिसिस, तो नया नया है, बॉडी अभी अडेप्ट हुआ नहीं है, तो ड्यूरिंग यूरिया रैपिडली रिमूव्ड, यूरिया जल्दी से निकल रहा है, तो क्या होगा? तो ब्लड की ऑस्मोलारिटी कम हो रही है. क्यों? क्योंकि ब्लड में से इंटरस्टिशियम में सब जा रहा है, तो ब्लड की ऑस्मोलारिटी कम हो रही है. तो इसलिए फर्स्ट टाइम जो डायलिसिस वाले पेशेंट है उसमें डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम दिखता है. मोस्टली उसका हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नोशिया हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, देन कोमा, कन्वल्सन, सीजर. हमारा जो पेशेंट क्वेश्चन में दिया गया था उसको सीजर हो रही थी. तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? तो हाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर पेशेंट को विथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ग्रेटर देन 175 नैनोग्राम पर डेसीलीटर या 60 मिलीमोल पर लीटर है, और फर्स्ट टाइम डायलिसिस वाला पेशेंट है, उसको सडन हेमोडायलिसिस चेंज हो रहा है, स्ट्रोक या सेप्सिस चिल्ड्रन में हो रही है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर है इसके. तो ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट होगी सोडियम एलाइसेट विथ चेंज इन द डायलिसिस शेड्यूल होगा, और इसमें इंट्रावेनस मैनिटोल भी दे सकते हैं. तो ये था हमारा डायलिसिस. थायरोस्ट्रोम, थायराइड क्राइसिस के ऊपर के. थायराइड क्राइसिस वाला पेशेंट है जो अस्थमा, जिससे अस्थमा भी है, जिसको कार्डियक एरिथमिया, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी दोगे? तो थायरोस्ट्रोम है. तो सबसे पहले कोज क्या होगा थायरोस्ट्रोम का? तो पहले तो एब्रप्ट सिजेशन ऑफ द एंटी थायराइड ड्रग्स, अगर एब्रप्ट सिजेशन है उसका. फिर इन्फेक्शन यहाँ होगा. फिर थायराइडोक्टोमी का ओटी हुआ है पर इम्प्रॉपर हुआ है. देन एमियोडारोन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दी है. देन ये सारे कोजेस में से कोई भी एक दिया गया हो सकता है क्वेश्चन में. इट विल लीड टू थायराइड स्ट्रोम या थायराइड क्राइसिस. पेशेंट क्या कहेगा? उसको पाल्पिटेशन हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है, देन कार्डियक एरिथमिया उसको हो सकता है. तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा था, तो अभी पेशेंट अस्थमा का था, तो बीटा ब्लॉकर तो दे नहीं सकते क्योंकि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमिक पेशेंट. तो यहाँ पर हम देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिल्टियासिम. तो यहाँ का ये वाला क्वेश्चन का आंसर था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. अदर ड्रग फॉर द एट्रियल फिब्रिलेशन इज डिगॉक्सिन, एमियोडारोन. बीटा ब्लॉकर भी देख सकते हैं, पर ये अस्थमा का पेशेंट था तो इसलिए हमने नहीं दिया. आगे हम क्या दे सकते हैं? थायरोस्ट्रोम है तो हम ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोपेलथायरोयूरेसिल. देन लुगोसाइडिन भी दे सकते हैं. लुगोसाइडिन क्या गया? इट विल इनहिबिट द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस बाय वॉप चेक ऑफ इफेक्ट. देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इट विल इनहिबिट द कन्वर्सेशन ऑफ द T4 टू T3. टेंडिकोक्सिन भी दे सकते हैं. तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन. इट वाज ऑल अबाउट में था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो सीधा था हेपेटाइटिस बी. उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगी? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है तो टीनोफोर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट, TDF, इट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, टीनोफोर डिसप्रोक्सिल फ्यूमरेट है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस. Then Parkinson's disease. Parkinson's disease is one of the IMP topic for the pathology also, for the medicine also, and for the pharmac also. So यहाँ पर जो था वो
अगर पार्किंसन वो उनको इंडिकेट करना है तो क्वेश्चन में देंगे रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रेमर हो रहा है, देन ब्रेडिकाइनेसिया, एकाइनेसिया, ये सारे सिम्टम्स दे सकते हैं पेशेंट को। तो पार्किंसंस क्या है, तो इट इज अ डीजनरेशन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा इन बेसल गैंग्लिया, डीजनरेशन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा इन बेसल गैंग्लिया एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो गई है पेशेंट को। यहाँ पर तो पार्किंसन डिसीज के बारे में था, यही जो क्वेश्चन था उसके बारे में, उसके अंदर दो और एमसीक्यू थे, ऑप्शन है एमसीक्यू के, तो वो उस पे सेम पेपर में क्वेश्चन भी पूछे गए। लाइक अदर क्वेश्चन एक था पार्किंसन डिसीज जो पूछा गया था, तो उसमें लेवी बॉडीज विद इन द न्यूरॉन्स और स्टेन इज अल्फा साइनोक्लिन। सो लिवोडोपा गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसकी पार्किंसन डिसीज में, तो ये पूछा गया था लेवी बॉडीज इन द न्यूरॉन्स दिखेगी एंड लेवी बॉडीज कैसे स्टेन करेगी, अल्फा साइनोक्लिन से। देन लिवोडोपा इज गोल्ड स्टैंडर्ड पार्किंसन, तो जो ऑप्शन दिया गया था उस पे उसके ऊपर भी एक पूरा क्वेश्चन था कि लेवी बॉडी डिमेंशिया, हमें लेवी बॉडी मगज में आने से सीधा हमें इंडिकेट करता है लेवी बॉडी डिमेंशिया याद आता है, पर पार्किंसंस में भी लेवी बॉडी न्यूरॉन्स में दिखती है। तो यहाँ पर डिमेंशिया है, साइकोसिस है, डिमेंशिया एंड साइकोसिस विथ पार्किंसोनिज्म, and lewy body dementia is third most common dementia after the Alzheimer and the vascular dementia. Most common is Alzheimer, then vascular dementia is most common dementia, and the third most common is lewy body dementia. So the next question की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एंसेफेलाइटिस के ऊपर। एंसेफेलाइटिस इट इज मोस्ट कॉमन आईएमपी टॉपिक फॉर द माइक्रो ऑल्सो, तो हर्पिक्स या साइटोमेगालो, यहाँ से कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया था एक्यूट फेब्राइल इलनेस प्लस टेम्पोरल लोब में लीजन है, तो टेम्पोरल लोब में अगर लीजन है तो एसोसिएटेड वायरस इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। देन अदर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एक था सीएमवी साइटोमेगालो, उसमें क्या होता है कि उसमें ब्रेन में एनलार्ज पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, वेंट्रिकल्स के आसपास में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। देन अनदर ऑप्शन वाज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या, बोथ हेमिस्फीयर plus basal ganglia is involved, then corticomedullary junction is most commonly involved in that. Then another option was tuberculous encephalitis, so in tuberculous acute disseminated encephalitis will be there. So चारों क्वेश्चन में यहाँ पर lesion, so herpes simplex virus, so CMV में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होगा, टॉक्सोप्लाज्मा में बेसल गैंग्लिया it will be involved, and tuberculosis में disseminated encephalopathy होगी। So after 6 question, it is our laughter is the best medicine unless you have the diarrhea. So next question की और बढ़ रहा है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन के ऊपर, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन के ऊपर था क्वेश्चन। इट इज ड्यू टू विटामिन B12 deficiency, loss of vibration and proprioception will be there, then upper limb paresthesia, loss of the deep tendon reflex, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एमआरआई में दिखेगा माइलोपैथी। और ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन B12 1000 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सो द आंसर वाज सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। सो अनदर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन वाज amyotrophic lateral sclerosis, ALS। ALS में क्या होगा, ALS में होगी डिस्टल वीकनेस इन एट्रोफी, हमारा जो था सब एक्यूट SSCD में क्या होगा, लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, एंड अपर लोब विल बी इन्वॉल्वड, एंड लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अभी यहाँ पर एमाइलोट्रोफिक लेटरल में डिस्टल वीकनेस होगी, डिस्टल वाले लिम्ब में उसमें वीकनेस एंड एट्रोफी होगी। देन डिस्फेजिया, डिसार्थरिया, इंक्रीज द रिफ्लेक्स, देन इनप्रोप्राइट लाफिंग क्राइंग। तो यहाँ पर अगर एमाइलोट्रोफिक history will be like that, inappropriate laughing and crying patient will be there. Then multiple sclerosis another option था ये क्वेश्चन का। तो multiple sclerosis क्या है, it is autoimmune demyelinating disease of the central nervous system, जिसमें paresthesia, optic neuritis, and decrease the visual acuity and the color. Then Lermit sign क्या है, shooting pain down back on the neck movement, shooting pain neck की shooting pain हो रहा है, it is Lermit sign in the multiple sclerosis. Then Poff sign is worsening of the neurological symptoms on exposure of the elevated temperature like hot shower. तो ये भी अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस देना है तो वर्सनिंग ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑन एक्सपोजर टू एलिवेटेड टेम्परेचर, ये वाली हिस्ट्री दे सकते हैं।
तो ये हमारा था क्वेश्चन सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन के ऊपर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था mid dash ligmarma with prominent A wave seen in, तो इट विल बी सीन इन ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। तो ये वाला जो है जेवीपी वेवफॉर्म, ये 3 से 4 बार पूछा गया है पिछले 5 साल में। हर टाइम एक क्वेश्चन तो ये टॉपिक में से होता ही है। तो मिड डायस्टोलिक मर्मर विद प्रोमिनेंट ए वेव सीन इन ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। तो अभी हम पूरा देख लेते हैं। पूरा जेवीपी फॉर्म क्या है, उसमें 5 वेव होते हैं, ए सी एक्स वी एंड वाई। ऊपर वाले सारे कौन से होते हैं, ए सी एंड वी ऊपर वाले होते, नीचे वाले होते। अभी ए वाला वेव है वो किस वजह से दिखता है, ए इज सीन ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल ए फॉर ए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिखता है। अभी प्रोमिनेंट कब कब होगा, तो एग्जाम में सीधा हमको ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या एट्रियल फिब्रिलेशन ये सब नहीं देंगे। इट विल अभी लाइक दैट प्रोमिनेंट ए विल सीन इन द जेवीपी। तो हमें सोचना है अच्छा ये ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के बारे में बोल रहे हैं। आगे के क्वेश्चन जहां पर हमें थायरोस्ट्रोम में एट्रियल फिब्रिलेशन दिख रहा है, उसमें भी जेवीपी है वो एब्सेंट है। तो हमें सोचना है अच्छा एट्रियल फिब्रिलेशन की ओर इशारा कर रहा है। तो ए है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्रोमिनेंट है तो उसके कॉजेस है पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, देन राइट एट्रियल थ्रोम्बस। कैनन ए वेव है, कैनन ए वेव इट इज ड्यू टू, कैनन है तो ड्यू टू वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड कंप्लीट एवी ब्लॉक। दो रीजन है, कंप्लीट एवी ब्लॉक एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और अगर एब्सेंट है तो इट इज ड्यू टू रिलेशन। ये टॉपिक पे थोड़ा मगअप करना पड़ेगा, पर ये इसमें से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। A wave is due to atrial contraction, prominent seen in pulmonary hypertension, tricuspid stenosis and right atrial thrombus. Cannon A wave will be seen in complete AV block and ventricular tachycardia. Absent A wave will be seen in atrial fibrillation. Then C wave. C wave is due to bulging of the tricuspid valve. Then X wave is due to descent. Descent due to atrial relaxation. X wave is absent tricuspid regurgitation, and rapid X descent will be seen in cardiac tamponade. Then V is due to venous filling of right atrium. It is dominant in tricuspid regurgitation. ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में एक्स वेव एब्सेंट होगा और वी डोमिनेंट होगा। एक्स वेव एब्सेंट होगा तो वी डोमिनेंट हो जाएगा ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में। और वाई इज ड्यू टू पॉजिटिव इम्प्टिंग ऑफ द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। पॉजिटिव एम्प्टिंग हो रहा है एट्रियम में से वेंट्रिकल में। तो प्रोलॉन्ग वाइडेशन किस में दिखेगा, तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है तो प्रोलॉन्ग है वाई। देन रैपिड कब है, तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस उसमें रैपिड वेव है। देन एब्सेंट किसमें है, तो कार्डियक टेम्पोनेट में एब्सेंट वाइव है। अभी कार्डियक टेम्पोनेट में आगे जो एक्स वेव एक्स डिसेंट था वो रैपिड था। कार्डियक टेम्पोनेट इट इज एक्स गर्लफ्रेंड, तो एक्स में रैपिड है, वाई में एब्सेंट है कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये याद रखना है। तो ये रिलेटेड और एक क्वेश्चन सेम एग्जाम में पूछा गया था, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इट इज द मोस्ट कॉमन सस्टेन एरिथमिया। इसमें क्या दिखता है, रैपिड एंड इरेगुलर एट्रियल एक्टिवेशन ट्रांसमिटेड थ्रू एवी नोड। तो एट्रियल फिब्रिलेशन ड्रग तो आगे हमने देख ली, उसकी बीटा ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, देन अम्योडारिन देते हैं, डिगॉक्सिन देते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये हो गया हमारा जेवीपी में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ये वाला जो टेबल है उसमें से कुछ आपको यूज करना ही पड़ेगा। ये वाले कल तो पूछा गया था ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस विद डायस्टोलिक मर्मर प्लस परमानेंट ए वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन थे रिलेटेड टू स्पाइरोनोलेक्टन। अभी जो टॉपिक है वो है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी स्पाइरोनोलेक्टन क्या है, तो कि पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है। तो इसमें क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। हाइपरकैलेमिया कब सिग्निफिकेंट होगा, तो ग्रेटर देन 5.5 से ज्यादा होगा तब ईसीजी में टोल टी वेव। देन हाइपरकैलेमिया पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है हमारा। देन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर इन लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये भी पूछा गया था। तो स्पाइरोलेक्टन क्या है, तो इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर। कहाँ पर, तो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। और प्रोमोट क्या करता है, सोडियम डाययूरेसिस एंड मेंटेन बॉडी पोटेशियम। सोडियम को निकालता है, सोडियम को निकालना है, पोटेशियम लागोगे पोटेशियम के साथ तो अपने अपने लोग रखना है, बाकी के लोग को जाने देना है। तो सोडियम का डाययूरेसिस करता है, कैल्शियम पोटेशियम को रख देता है।
अभी ईसीजी में क्या क्या चेंजेस हो गए, अगर 5.5 से 6.5 तक का पोटेशियम है एंड टॉल टी वेव जो है वो टॉल होगा। देन 6.5 से 7.5 तक है तो पी वेव हमारे पी वेव विल बी लॉस। देन 7 से 8 की रेंज है तो क्यू आर एस वाइडन हो जाएगा, और ग्रेटर देन 8 है तो हमारा साइन वेव की जैसा दिखेगा ईसीजी। तो चार है, पहले टॉल टी वेव, दूसरे में लॉस ऑफ पी वेव, देन तीसरे में क्यू आर एस विल बी वाइड एंड ग्रेटर देन 8 में साइन वेव दिखेगा। सो हाइपरकेलेमिया में ड्रग्स, हाइपरकेलेमिया करती ड्रग्स कौन सी है कि स्पाइरोलेक्टिन तो है ही, और कौन कौन लोग हैं जो अपने लाग वक्त चलाते हैं, तो एसीई इनहिबिटर्स, देन एआरबी, देन स्पाइरोलेक्टिन, देन एमिलोडाइड, ट्राइम्पेटेरिन, ये सारी जो ड्रग है ये हाइपरकेलेमिक ड्रग है। तो अभी हाइपरकेलेमिया टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू प्रायन डिसीज। एक पैटर्न देख रही है कि सीवीएस और सीएनएस, ये दोनों में से मतलब मिनिमम 3 से 4 तो वो पूछते ही है, सीवीएस में से, सीएनएस में से। सीएनएस में पूछा था प्रायन डिसीज, तो प्रायन डिसीज में क्या हो रहा है कि रैपिडली प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, एब्नॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रायन प्रोटीन, प्रायन प्रोटीन एब्नॉर्मल फोल्डिंग हो रही है, स्ट्रक्चरल अल्फा हेलिक्स टू बीटा प्लेटेड शीट। आप जो प्रोटीन की है, अभी कमेंट में बताओ अल्फा हेलिक्स से कौन से टाइप का प्रोटीन बोला जाएगा, तो अल्फा हेलिक्स टू बीटा प्लेटेड शीट जो है उसमें चेंज हो जाएगा। अभी प्रायन डिसीज इट विल रैपिडली स्प्रेड फ्रॉम सीएनएस टू सीएनएस विल बी इन्वेडेड एंड न्यूरल सेल डेथ विल बी डेड एंड ब्रेन अभी जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, तो ब्रेन की कंसिस्टेंसी स्पॉन्जी फॉर्म डिजनरेशन हो रहा है। एग्जामिनेशन में पीआरपी डिपॉजिट्स प्लस कोरुप्लेक्स ये दिखता है प्रायन डिसीज में। रैपिड प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसीज है ड्यू टू एब्नॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रायन प्रोटीन। इंसिपिडस, तो उसमें क्या देते हैं, तो लाइफ लॉन्ग डेस्मोप्रेसिन, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में लाइफ लॉन्ग डेस्मोप्रेसिन देते हैं। देन 12th क्वेश्चन, आप क्या पूछा गया, स्पाइरोलेक्टिन, तो सॉरी Pancoast tumor. Pancoast tumor, it is a superior sulcus tumor, local extension of the tumor into apex of lung. C8, T1 and T2 will be affected. Then pain radiates in the ulnar distribution of one. Ulnar distribution वाली जो है उसमें पेन होगा, और Horner syndrome है, enophthalmitis, then enophthalmos, ptosis, meiosis and anhidrosis. एक बाजू की आई में एनोप्थेल्मोस, टोसिस, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस हो रहा है तो यू हैव टू सस्पेक्ट पानकोस्ट ट्यूमर, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, एमआरआई। एमआरआई इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिएक्टिव आर्थराइटिस। इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर सिंड्रोम आफ्टर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या गैस्ट्रोयूरिनरी इन्फेक्शन के बाद अगर आर्थराइटिस हो रहा है, यूरेथ्राइटिस हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, तो इट इज रिटर सिंड्रोम, आल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव आर्थराइटिस। देन जो यही क्वेश्चन के अलग ऑप्शन ये थे स्यूडोगाउट। तो स्यूडोगाउट में क्या होगा कि इट इज ड्यू टू कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल डिपॉजिट, और नी इज द मोस्ट कॉमन साइट, एंड इसमें फीवर, चिल्स एंड इंक्रीज द सी रिएक्टिव प्रोटीन, और इसमें जो कैल्शियम पायरो सीपीपीडी के जो क्रिस्टल होते हैं इट इज रोम्बोइड शेप के होते हैं। देन एक्यूट गाउट में क्या होगा कि नॉर्मल या यूरिक एसिड डिक्रीज हो सकता है, पर गाउट है एक्यूट गाउट में यूरिक एसिड डिक्रीज, पर गाउट जो है इसमें इट इज हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, इट इज ड्यू टू मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, इट इज नीडल शेप्ड, देन metatarsophalangeal joint of the first toe is affected, and monosodium urate crystal needle shaped crystal is there, and उसकी ट्रीटमेंट क्या है, NSAID, colchicine, glucocorticoids, ये सारी है उसकी ट्रीटमेंट। So we have finished our discussion of the total. There are 17 MCQ. This is the 13, and we have discussed along साथ में डिस्कस किए थे। So here we have completed the मेडिसिन के 2023 के 17 MCQ के पूरे हमने प्रीवियस क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लिए। तो लाइक इफ यू डोंट डू ड्रग्स।